नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप टू। स्केल अप टू मतलब बिज़नेस को बड़ा करने के स्टेप्स या इनसाइट्स या तरीके। और स्केल अप 1 में हमने कवर किया है कितने टाइप की कंपनीज़ होती हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फैमिली टाइप, फैमिली स्टेज, उसके बाद ट्राइब स्टेज, फिर विलेज स्टेज, फिर सिटी स्टेज और फिर नेशन स्टेज। 10, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के ऊपर। और इन सभी स्टेजेस में जब आपको ट्रांजिशन करना होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना पड़ता है, तो वो स्टेज अगर वो आपको ट्रांजिशन नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। ये ट्रांजिशन ऐसा ही होता है जैसे कि आपको यहाँ से आपको जाना है बेंगलोर और आप जाएंगे फ़्लाइट से, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ से टैक्सी या बस पकड़ के जाना पड़ेगा लखनऊ, और फिर वहाँ से आपको एयरपोर्ट से या ट्रेन से बेंगलोर जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो लोग बताने को तैयार हैं, एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, खाली बता ही नहीं देंगी। आपको टिकट निकाल देंगी, आपको पूरा पहुँचा देंगी, एयरपोर्ट तक पहुँचा देंगी, आपको हवाई जहाज़ में बिठा देंगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंपनी बनी नहीं है कि आपके 10 एम्प्लॉयज़ की कंपनी को वो पहुंचा दें 1000 तक या 100 तक। ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी, कंपनी नहीं बनी। लेकिन ट्रांजिशन ऐसा ही है। सोचिए, किसी आदमी को पता ही नहीं है कि उसको जाना है बेंगलोर, वो निकल गया घर से सामान वामान पैक करके, निकल गया, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, पहुंचेगा बेंगलोर। खाली वही लोग पहुंचेंगे जिनको ये की ट्रांजिशंस पता हैं। 8 की ट्रांजिशंस हैं, और खाली पता ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। और उसके बाद एप्लीकेशन पता होने के बावजूद उसको यूज़ करना चाहिए उस नॉलेज को। कल मेरी लाइफ का, परसों इनफैक्ट, बहुत बड़ा शॉकिंग डिस्कवरी हुई, इसलिए मैं 2 दिन से ऊपर ही बैठा हूँ। मैं अपनी बीवी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। मैं उसके बारे में सोचता था खाली पढ़ाकू लड़की है वो, लेकिन मुझे अब समझ में आया वो बहुत हाई लेवल की, इसको बोलते हैं बायस फॉर एक्शन। जैसे बिल गेट्स हैं, ऐसी है वो। हम लोग ऊपर तोड़वा रहे हैं, 2 दीवार तोड़वा रहे हैं, तो मैं तो नॉर्मली यही करता, भाई ठेकेदार को बोल दिया, ठेकेदार ने मजदूर भेज दिया, वो तोड़ देगा और फिर वो सीमेंटिंग करा देगा। और हुआ भी यही था। 2 मजदूर आए थे, उन्होंने तोड़ा, और जब शाम को ये 2 मजदूर चले गए तो पूरा का पूरा रूम गंदगी से और मलबे से भरा हुआ था। और दीवार कितनी टूटी? आधी। रिम्पी परेशान हो गई कि ऐसे कैसे। आज अगर उसने 3-4 मजदूर भेज दिया होता तो पूरा का पूरा दीवार आधी टूट गया होता। मेरे को ये चीज़ क्लिक ही नहीं हुई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया। फिर मैं अपने काम पे लग गया। लेकिन रिम्पी ने अगले दिन की तैयारी कर दी कि मुझे 4 मजदूर और 2 मिस्त्री चाहिए, यहाँ पे 6 लोग चाहिए। और अगले दिन तो ऐसे काम चला जैसे बुलडोज़र चलता है, धड़ 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 धड़। और काम होते होते सफाई भी होती गई। शाम को पूरा का पूरा हॉल कंप्लीटली टूट चुका, और आज आधे से ज़्यादा वो खड़ा भी हो गया। तो फिर मैंने कहा, भाई साहब, ये मेरी गुरु हैं, ये खाली पढ़ाकू नहीं है, ये बहुत समझदार है। समझदार लोगों की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वही आज का लेसन है। ये इनफैक्ट एक लेसन नहीं है, इसमें मल्टीपल लोगों का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग अपने आप को ऐसे देख सकें कि हमारा माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं उसके ऊपर हमको शर्म आए। क्योंकि हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, अरे यार, तुम हो जो होगे, हम भी किसी से कम नहीं हैं, इसलिए हम अपनी ऐंठ में चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग बहुत समझदार होते हैं वो बोलते हैं, भैया मैं जो हूँ, लेकिन मुझे जानना है तुम क्या हो। वो उल्टा ही करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है लर्न टू अनलर्न। लर्न टू अनलर्न मतलब सीखो, अपने अंदर में जो रखा हुआ है उसको भूलना। अब हम लोग उसको भूलने के लिए सीखो। हाँ, जो चीज़ तुम जानते हो उसको भूलना सीखो। लेकिन अब हम लोग पता है क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारी सिखावट है वो अनकॉन्शियस होती है। हम लोग सीखते हैं लोगों को देख करके, जो थोड़ा बहुत आगे आ गया। अब उसको भूले कैसे? क्योंकि बस वही आता है हमको, और वो भी कैसे आता है पता नहीं है। हम अपने फैशन करना जानते हैं, हम मौज मस्ती करना जानते हैं, हम थोड़ा बहुत मेहनत करना जानते हैं,
और वो भी कहीं जा कर के सीखा नहीं है, वो ऐसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पर उन ग्रेट सक्सेसफुल लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई। और एक बार मुझे लगता था, और अभी भी एक मेरे दिमाग का पार्ट ये बोलता है कि हो ना हो इतने अमीर लोग हैं तो किस्मत का तो रोल होगा ही यार। और जैसे ही ये थॉट मेरे मन में आता है, लर्निंग का पार्ट रुक जाता है। भाई जब उनकी किस्मत थी तो अमीर बने, हमारी किस्मत होगी तो हम बन जाएंगे, चलो अपना मौज करते हैं। आज हमको फिल नाइट बताएंगे। कौन? फिल नाइट बताएंगे कैसे वो लर्न टू अनलर्न किया। गरिमा बताएगी इनकी कंपनी का नाम। मैं थोड़ा सा बता दूं, 2005 में इनकी कंपनी 21 बिलियन डॉलर की थी, 2010 में 36 बिलियन डॉलर की, 2015 में 111 बिलियन डॉलर की, 2020 में 223 बिलियन डॉलर की, फिर 2021 में एक साल बाद 263 बिलियन डॉलर की, और फिर आजकल थोड़ा सा उसका रेट कम हो गया है, 2022 में 188 बिलियन डॉलर की थी, और 2023 में अभी तक जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है वो 137 बिलियन डॉलर है। इनके यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 83,700 एज ऑफ नाउ 2023 में। कंपनी का नाम बताइए। ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग पहनते हैं? नाइकी। कहते हैं मार्केटिंग में जितने भी दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स हैं, दो कंपनी है जो लड़ाइयाँ करती हैं, एक तरफ नाइकी और दूसरी तरफ एप्पल। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में से बिल्कुल उतर गया है कि मैं जो जानता हूँ वो काफ़ी है। आइए फिल नाइट से सीखते हैं। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई एक जोड़ी जूते से, जिसको घर पे बनाया गया था। जब वो स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन में, तो फिल नाइट दौड़ा करता था, रेस किया करता था, दौड़ाक था। एक उसके कोच थे बिल बावरमैन, और बोलते अगर उस कोच के साथ आपको दौड़ना है, वो आपको सिखा रहा है, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। और वो अपने घर से जूते बना बना के लाता था कि चलो उसको ट्राई करो, उसको पहन के देखो तेज़ दौड़ते हो कि धीमे दौड़ते हो। बोलते मेरे कोच जो बिल थे, बिल बावरमैन, हमेशा जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। फिल बोलते हैं कि मेरे कोच बताया करते थे कि जितना हल्का जूता होगा उतना पॉसिबल है कि तुम रेस में जीतोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जूता हल्का हो। बोल रहे हैं उन दिनों में जितने भी ग्रेट रनर्स थे, जो वर्ल्ड चैम्पियन थे, वो सब दो ही ब्रांड पहनते थे, एक एडिडास का और दूसरा पूमा कंपनी का। और बोल रहे हैं फिल कि मेरे लिए तो भैया आँख खुल गई, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई जब मैंने देखा कि ओटिस डेविस, जो उस समय का 400 मीटर की पैसिफिक कोस्ट कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप जीता था, वो बोअरमैन का, मेरे कोच का घर का बनाया हुआ जूता पहन करके जीता वो। और फिल को ये बात चुभ गई कि हो ना हो जितने भी हाई प्रोफाइल विन होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े फेमस दौड़ाक जीतते हैं, उसमें होममेड शूज़ का रोल है, हल्के जूतों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ समझ में आया कि जो लोग जीत जाते हैं, जो बड़े बड़े रेस चैंपियनशिप जीतते हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है एमेच्योर एथलीट्स पे, नौसिखियों पे। जैसे आजकल हम लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह के गाने सुनेंगे, वो किसका इन्फ्लुएंस से सुनते हैं? इंस्टाग्रामर से, यूट्यूबर से, फिल्म स्टार से। तो उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। ऐसे ही जितने भी दौड़ाक, नए दौड़ाक हैं, रेस दौड़ रहे हैं, घर पे भी दौड़ रहे हैं, अकेले भी दौड़ रहे हैं, उनके ऊपर ये बड़े बड़े फेमस एथलीट्स का बहुत बड़ा रोल है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे। और उसने देखा कि एक बार कोई आदमी किसी जूते को पहन करके दौड़ लिया, नेशनल टीवी पे आ गया, न्यूज़ पे आ गया, तो हर किसी को वही वाला जूता चाहिए क्योंकि उसने पहना है। इस चीज़ से फिल नाइट के दिमाग में प्लांटेड अ सीड, मतलब दिमाग में बीज बैठ गया कि इसी काम को करना है। फिल नाइट ने एक छोटी सी कंपनी बनाई नाइक नाम से, और उसका नाम रखा ब्लू रिबन स्पोर्ट्स 1964 में। दोनों मिलाकर $500 में, मतलब कितना हो गया $500, $100 मतलब हो गया 8,000 9,000 रुपये। तो 8-5 40-50,000 में एक कंपनी बना ली बिल ने और फिल ने, दोनों ने मिल करके। इन्होंने पूरा दिमाग लगा करके फोकस के साथ बनाया अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस स्नीकर्स, ऐसे जूते जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं रेस ट्रैक के लिए। दुनिया को ठीक है, आप जो जूता पहनना है पहनिए, लेकिन जब दौड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा शूज़ चाहिए। दुनिया को बेटर रनिंग शूज़ चाहिए। ये था उनका मन कि नाइकी में हम कौन सा जूता बनाएंगे? अच्छे रनिंग शूज़। फिर बोलता है ये जो ब्रांडिंग वैंडिंग की बात होती है वो सब बकवास है, एडवर्टाइज़ करना है वो सब मुझे लगता नहीं सब काम होता है। वो कहता है मैं कभी सोचता ही नहीं था अपने बारे में कि मैं सेल्स वाला आदमी हूँ,
उसका फॉर्मूला ये था पैसा कमाने का कि ऐसे जूते बनाओ जिससे लोग रेस में जीते और उसके बाद अपने आप तुम्हारे जूते बिकेंगे। बस अच्छा अच्छा सामान बनाओ, लोग खरीदेंगे। और हुआ भी यही, लोग अच्छा अच्छा जूता बनाते थे और जूते बिकते थे। और इसमें इन्होंने एंडोर्समेंट करा रखा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा था। जो फेमस एथलीट थे उस समय, स्टीव प्रीफॉन्टिन और दूसरे बड़े बड़े रनर्स, जितने भी नेशन के बड़े बड़े जॉगर्स थे, जॉगिंग करते थे, और जो कोच थे वो नाइक का लाइट वेट शूज़ यूज़ करते थे। ये शूज़ किस लिए बना था? स्पीड के लिए, स्टाइल के लिए नहीं। आप उस ज़माने के अगर जूते देखेंगे नाइक के तो उसमें कोई स्टाइल नहीं था, खाली हल्कापन था। फिर बोलते हैं शुरुआत में मैंने जूते की लुक्स पर, अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर शूज़ को पहनकर कोई जीतता है और बड़े बड़े लोग उसको पहनते हैं तो हमारा जूता बिकेगा, बस। तो ये तो थी इनका ज्ञान, इनका नॉलेज। लेकिन ये चैप्टर लर्निंग का नहीं है, नॉलेज का नहीं है। ये चैप्टर है लर्न टू अनलर्न। जो सीखा है उसको भूलो। और ये काम कर रहा था, उनका जूता बिक रहा था, जब तक बिक रहा था और उसके बाद बिकना बंद हो गया। आज जो आप नाइक को जानते हैं वो कल्चर ड्राइविंग है, पूरी दुनिया का कल्चर बढ़ाती है आगे, स्टाइल सेटिंग है। मैं गया था बेंगलोर, हमारे दोस्त हैं अमन चित्रांश, उनके पास नाइक के 3 जूते और एक फट चुका है पुराना जूता, और बैठ करके उनका दिन में कम से कम आधा 1 घंटा जाता है नाइक के जूते खोजने में कि अगला जूता कौन सा खरीदेंगे। और मुझे बता रहे थे कि बड़े पापा आपके लिए ये जूता तो होना ही चाहिए। तो ये है स्टाइल सेटिंग नाइक, कि ये वाला जूता तो होना ही चाहिए। तो जिस तरह से आप नाइक को आज जानते हैं, ये इसलिए बन पाई क्योंकि उस ज़माने में नाइक लॉस्ट इट्स फुटिंग, मतलब नाइक का सिक्का जमा हुआ था मार्केट में कि अगर रेस दौड़ना है तो नाइक के जूते पहनो, और वो सिक्का हट गया। किसी का पैर जमा हो कहीं पर, लॉस्ट इट फुटिंग मतलब उसको हटा दिया गया। दूसरी कंपनी आई और उसको हटा दी। नाइक के जूते नहीं बिक रहे थे, इसलिए नाइक ने कुछ नया किया, कुछ नया सीखा। नहीं तो आज आप नाइक को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं। बस कुछ सिलेक्टेड लोग होते जो लोग रेस में दौड़ते हैं, वही लोग जूता खरीदते इसके। आप नहीं पहनते, हम जानते भी नहीं इसका नाम। जो उस ज़माने में क्रेज़ था हाई परफॉर्मेंस गियर का, मतलब ऐसा कोई जूता होना चाहिए जिससे आप दौड़ सके, वो क्रेज़ बदल करके एक नया क्रेज़ आ गया, हाई फैशन एथलेटिक गियर। कि जो लोग भी दौड़ते हैं उनके जूते खाली दौड़ने में आसान नहीं होने चाहिए, देखने में भी अच्छे होने चाहिए। हाई फैशन एथलेटिक गियर का नया एक दौर आ गया, और इस रेस में नाइक हार रहा था, बैडली, बहुत बुरी तरह से हार रहा था, क्योंकि इसके जूते दिखने में अच्छे नहीं थे। बोलते 1980s का दौर था, और एक छोटी सी कंपनी जो हमारे बाद आई वो हमको हमारे ही गेम में हरा रही थी। उस कंपनी का नाम था रीबॉक। पापा मेरे लिए जूता ले आए थे नाइकी का, लेकिन मुझे चाहिए था रीबॉक, क्योंकि उसकी लुक्स तो अलग ही थी। रीबॉक ने एक नया जूता बनाया, वेलक्रो पावर्ड। वेलक्रो मतलब चर वेलक्रो होता है जो चिपका देते हैं फिर उसको हटा देते हैं, अच्छा, वेलक्रो वाला जूता। तो रीबॉक ने बनाया वेलक्रो पावर्ड हाई टॉप वर बिल्ट फॉर न्यू एक्सरसाइज। नए टाइप का एक्सरसाइज चालू हुआ था उस ज़माने, उसका नाम था एरोबिक्स। ये एरोबिक्स क्या होता है? वो एक्सरसाइज जो आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग को फास्ट करे। जैसे योगा एरोबिक नहीं है, योगा आपको पसीना नहीं दिलवाता। तो उस ज़माने में लोग एरोबिक्स करते थे, वो लोग रेस ट्रैक नहीं करते थे, क्योंकि सब जानते थे हम जीतेंगे तो है नहीं। तो घरों में लोग एरोबिक्स करते थे, टीवी के सामने डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, तो वो लोग नया उसको करते थे ताकि सेहतमंद रहें। तो उसके लिए रीबॉक ने जूता बनाया। और जो फैशनेबल औरतें थीं वो अब चमड़ी के जूते नहीं पहनती थी, वो अपना सूट पहनती थी और नीचे ये वाले जूते पहनती थी रीबॉक के। नाइकी को लगा ये क्या हो रहा है, ये तो भाई एथलेटिक वियर था, लोग दौड़ने भागने खेलने कूदने के लिए पहनते थे, और ये क्या हो गया? स्ट्रीट वियर हो गया। लोग भैया रोड पर पहन रहे हैं, ऑफिस में पहन रहे हैं, घर पे पहन रहे हैं। बेचारे फिल ने 20 साल से एक बिजनेस खड़ा किया, एक बहुत डोमिनेंट बिजनेस, क्योंकि एथलेटिक वर्ल्ड में नाइकी से अच्छा कोई जूता नहीं था, और उसको ये बिजनेस बनाना जानता था। वो डिज़ाइनिंग जानता था, अपना जूते को डिज़ाइन करना, टेस्टिंग जानता था, सेलिंग हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर टू एथलेटिक्स। और जो लोग भी हाई परफॉर्मेंस के लोग हैं जो दौड़ते हैं उनको ये जूता बेचना जानता था। लेकिन अचानक से उनको पता भी नहीं चला, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। द गेम हैड चेंज्ड अराउंड हिम। जिस गेम को ये खेल रहा है वो गेम ही बदल गया, उनको पता ही नहीं चला। और जो कुछ भी वो जानता था इस गेम के बारे में, वो सब उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि उस गेम के रूल से जिस तरह से खेल रहा है वो, इसकी कंपनी हार रही है। एक के बाद एक उनका सेल गिरता गया और बहुत ही बेकार सेल रिपोर्ट आया। तो फिल ने अपनी टीम को बुलाया, बोला यार हो सकता है हम लोगों को
थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं हम लोग गए एक ऑफिस में, एक कंपनी थी, उनके पास 4 लोग काम करते थे और उनके पास एक कार्ड का टेबल था, छोटा सा टेबल था जिसमें लोग ताश खेलते हैं, ऐसा कोई टेबल, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं था। और ये ऑफिस किसका था? डेविड केनेडी एंड डैन वीडन, एक मार्केटिंग की कंपनी है, एडवर्टाइजिंग की। तो उनके पास गए लोग, डेविड केनेडी एंड डैन वीडन। आज की डेट में वीडन एंड केनेडी नाम का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये लोग अगर आपकी मार्केटिंग लेते हैं अपने हाथ में तो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आपको देना पड़ता है, इसलिए हम लोग जानते नहीं इनके बारे में। तो ऑफ कोर्स ये वही कंपनी है और तब से ये लोग एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक लेजेंडरी नाम हो गए हैं, बहुत बड़ा नाम हो गए हैं। और इनके पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं और ढेर सारे ऑफिसेस हैं पूरी दुनिया में। लेकिन उस टाइम पर वो क्या थे? छोटे थे और बहुत भूखे थे कुछ करने के लिए। और इन दोनों के बीच में एक तरफ फिल आकर के बोलता है, देखो तुम्हें मार्केटिंग आती है तो दिखाओ करके, और वो लोग बोलते हैं तुम्हारे जूते में दम है, तुमको बताओ कि तुम क्या चीज़ लाए हो हमारे पास, तुम क्या चीज़ बताना चाहते हो दुनिया को, हमको बताओ, और फिर हम उसको बना करके एक एडवर्टाइजमेंट दुनिया को दिखाएंगे। तो एक तरह से दोनों दूसरे को मिले चैलेंज करने वाले। उस ज़माने में फिल बोलते हैं, मैं उनके ऑफिस में घुसा और मैंने डैन से कहा, सुनो ये जो तुम लोग एडवर्टाइजिंग करते हो ना, इसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट एडवर्टाइजिंग, मुझे एडवर्टाइजिंग से घृणा है। तो डैन बोलता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी, बोलता हाँ यहाँ से शुरुआत करते हैं, बेसिकली आपको एडवर्टाइजिंग बेकार लगती है, बहुत अच्छी बात है, चलिए शुरू करते हैं यहीं से। और इसके बाद इन लोगों ने कोई ऐसे तरीके से स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से कौन कौन काम करता है? इलॉन मस्क काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं जानते, हाँ, तो शायद आपको इलॉन मस्क का वर्किंग स्टाइल नहीं पता। रीड हैस्टिंग यूज़ करता है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? वीडन एंड केनेडी टीम्स अप्रोच, वी हैव टू नो द क्लाइंट, वी हैव टू नो द प्रोडक्ट, वी हैव टू नो हु एंड व्हाट दे आर। वीडन एंड केनेडी टीम ने इनसे कहा, फिल से कहा, ठीक है आपकी कंपनी तो है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी कंपनी को और अच्छे से जानना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को जानना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को जानना चाहते हैं। अब सुनिए मैम, अब जैसे मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, आप तीनों का नाम जानता हूँ, आपके साथ में काफ़ी टाइम से, आपके साथ 1-2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया ना, और आप दोनों के साथ ऑलमोस्ट बचपन से ही हम तो। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ एज एन एडवर्टाइज़र कि आप क्या हैं, क्या चीज़ है जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मुझे आपकी ब्रांडिंग करनी हो? तो ये लोग बोल रहे हैं फिल को, हु एंड व्हाट यू आर, आप क्या चीज़ है जो आपके अंदर, कौन सी क्वालिटी है जो आप बताना चाहते हैं दुनिया को, बाकी चीज़ छुपाना चाहते हैं, आप सच में क्या है अंदर से, वो मुझे दुनिया को दिखाना है। इन सब बातचीत से फिल को ये समझ में आया कि उसको एडवर्टाइजिंग खराब नहीं लगती थी। क्या खराब लगती थी? जो बोरिंग एडवर्टाइजिंग। अगर आप जाते हैं, आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें 3 ऐड दिखाए गए, 5 ऐड दिखाए गए थे और इतने मज़ेदार ऐड थे कि मैं उनको देखता रहा। एक में तो एक लड़का है, उसके बाल और सब पूरा चेहरा एकदम गर्म था, कुछ भी छूता था गरम गरम हो जाता था। उसकी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी उस ऐड की, वो कुल्फ़ी छूता था कुल्फ़ी पिघल जाती थी, आइसक्रीम छूता था आइसक्रीम पिघल जाती थी, उसकी माँ उसको किस करती थी, उसकी माँ का होंठ जल जाता था। तो फिर बाद में जब लड़की वालों के पास गए, उनको बताया प्रॉब्लम, बोलते इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एसी ऑन किया, उसका मुंह ठंडा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, शादी हो गई और एसी खरीद लीजिए। इतना मज़ेदार ऐड था, हमारे ज़माने में ऐड आता था, उसको बार बार देखते थे हम लोग, और उसकी वर्डिंग्स बड़ी अच्छी थी। तो ये था नॉन बोरिंग ऐड। तो फिल को ऐड खराब लगते थे, लेकिन वो वाले सारे नहीं, बोरिंग एड्स। और जब इन लोगों ने W&K के साथ काम किया, उस कंपनी के साथ काम किया, तब इनको समझ में आया कि नाइक के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी इस कंपनी की स्क्रैपी अंडरडॉग स्पिरिट। स्क्रैपी मतलब हम हैं तो छोटे, हम हैं बहुत कम, लेकिन हमारे पास एक स्पिरिट है। क्या स्पिरिट है? हाई कैलिबर एथलीट्स पार्टनर्स विथ देयर परसिस्टेंस एंड इंसिस्टेंस ऑन क्वालिटी। जितने भी बड़े बड़े दौड़ाक होते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और इससे उनको समझ में आया खाली हम लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, हम लोग एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। प्रोडक्ट अलग होता है, ब्रांड अलग होता है। आज ये जान लीजिए कि हम लोगों का रिम्पी स्कैन खाली प्रोडक्ट है, अभी ब्रांड नहीं बना। डीप नॉलेज खाली प्रोडक्ट है, ब्रांड नहीं बना। तब इनको समझ में आया पहली बार कि हम लोग खाली प्रोडक्ट बनाते थे, ब्रांड नहीं बनाते थे, और हम ब्रांड बना सकते हैं। और फिर उनको समझ में आया कि ये जो उन्होंने ब्रांड बनाया, इसकी वजह से जो भी उनका सेल्स हुआ वो 3 गुना 4 गुना हो गया।
अगर लोग नहीं जानते इसके ब्रांड को तो इतना जूता नहीं बिकता। फिल ने 2 काम किया। सबसे पहला, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। कंफर्ट जोन क्या होता है? आराम से उठो, खाओ पियो, मौज करो, चलो चला, ये बोलते हैं कंफर्ट जोन। फिल ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला क्योंकि उसकी कंपनी का सेल्स गिर रहा था, और फिर वो गया, अपना लेज़र फोकस बरकरार रखा, नाइक का प्रोडक्ट वैसे बनाता रहा। चिप ऑन द शोल्डर एटीट्यूड, एक बार बोलेंगे, चिप ऑन द शोल्डर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड होता है जब किसी को लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जो लोग क्रांति करते हैं दुनिया में, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने क्रांति की, तो जिन लोगों ने क्रांति की, भारतवासियों ने, उनको हो रहा था चिप ऑन द शोल्डर एटीट्यूड। ये अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है इस चीज़ के लिए। तो नाइकी ने वैसे ही काम शुरू किया कि अच्छा हम दिखा देंगे दुनिया को। W&K के साथ मिल करके उन्होंने अपना सबसे पहला, अब वो कैंपेन लेजेंडरी हो गया है, उस कैंपेन का नाम था रेवोल्यूशन, हम क्रांति कर रहे हैं। और इसमें बीटल्स का म्यूज़िक डाला था, और इसमें फेमस एथलीट्स आते थे फीचर में। सिंपल मेमोरेबल स्लोगन, और इसका स्लोगन बहुत ही सिंपल था। इसमें एक्सट्रीमली स्टाइलिश शूज़ पहनाते थे, और बाद में ये चीज़ और बड़े आइकॉनिक कल्चर शेपिंग स्लोगन से रिप्लेस हो गया। आज अगर कोई भी नाइकी को जानता है तो नाइकी का एक ही स्लोगन है, क्या है वो? जस्ट डू इट। ज़्यादातर एथलीट्स आते हैं, माइकल जॉर्डन आता है, लेकिन इसका ऐड में जस्ट डू इट मतलब करके दिखाओ, करके दिखाओ, ये उनका स्लोगन है, ये ब्रांड दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत फेमस हो गया इनका ब्रांड इन्हीं दो तीन कैंपेन से। और इसके साथ साथ नाइक ने एक और काम किया, अपने जो डिज़ाइन था, जो सिंपल डिज़ाइन था, उसमें भी डबल डाउन किया, उसमें भी और वैरायटी लेकर आया। और ये भी फील के लिए एकदम नई चीज़ थी, उसको पता नहीं था कैसे करते हैं, उसने सीखा। और इस काम के लिए लोगों ने एक डिज़ाइनर को हायर किया जिसका नाम था मार्क पार्कर, और बाद में वो चल के CEO बना इस कंपनी का। बोला इसके बाद इन्होंने क्रॉस ट्रेनिंग शूज़ बनाया, इसका नाम रखा एयरफोर्स 1, जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स खेलते थे, पहनते थे 1982 में। और इसके बाद एक बहुत ही फेमस एयर जॉर्डन बनाया जूता 1985 में। और ये डिज़ाइन में भी बड़ा खूबसूरत है जितना हल्कापन में है। बोलते हैं हम लोग को पहले पता ही नहीं था कि एडवर्टाइजिंग से आप ब्रांड बन सकते हैं और डिज़ाइन से भी ब्रांड बन सकते हैं। तो जब वो सब इकट्ठा कर लिया तब जा कर के हम कुछ सालों में ब्रांड बने। और बोलते हैं उसी से हम रास्ते पे आए, नहीं तो हम तो ऐसे ही बगल गली में खेल रहे थे, मेन रोड पे तो थे ही नहीं हम। और इस चीज़ के लिए फिल ने क्या किया, अपने 20 साल की हार्ड वॉन एक्सपर्टाइज, जो उसने खूब मेहनत कर करके सीखा था, उसको साइड रखा, नहीं तो वही चलता रहता। और उसने जूते की कंपनी से हटा करके एक ब्रांड की कंपनी बनाई है। उसको समझ में आ गया था कि ये 1980s में जो जूतों का मार्केट है वो बदल गया है, और अगर इस नए मार्केट के साथ इन्होंने अडैप्ट नहीं किया, अडैप्ट क्या होता है, अपने आप को बदला नहीं, तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिल कहते हैं ये एक ऐसा ट्रांजिशन है, एक ऐसा बदलाव है जो हर एक नई इनोवेटिव कंपनी जो कि नया नया चीज़ करना चाहती है, फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, उनको फेस करना पड़ेगा, उनके लीडर्स को। और एक बार नहीं, बहुत बार फेस करना पड़ेगा। अगर आप सचमुच में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, लर्न टू अनलर्न। इसमें ये कैसे लर्न टू अनलर्न किया? भैया 20 साल से ये लोग अच्छा जूता बना रहे थे, चल रहा था सब कुछ, इनको ब्रांड बनाना कहाँ आता था, ये तो हेट करते थे ब्रांडिंग। तो वो सब चीज़ हटाया तब ये सीखा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के साथ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ग्रो नहीं करूँगा। आज नाइकी एक ब्रांड है, ऐसी बहुत सी कंपनीज़ होंगी जो जूते की कंपनीज़ होंगी, बहुत अच्छा जूता बनाती होंगी, लेकिन नाइकी की तरह नहीं बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अच्छा जूता बना रही हैं। लेकिन फिल ने, उसका दिमाग में 24 घंटे यही चलता होगा, अब और अच्छा जूता कैसे बनाऊँ, और अच्छा जूता कैसे बनाऊँ। बट उसने क्या सोचा, इसको साइड रखो यार, इससे बिक नहीं रहा है। अनलर्न मतलब ये नहीं कि आपको जाकर के उसको भूलना है, आपको वॉशिंग मशीन से साफ नहीं करना अपना दिमाग। अनलर्न मतलब कुछ नया सीखना पड़ेगा अब आपको। वो तो आ चुका, वो आप जानते हैं और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब कुछ नया सीखो। जैसे पराठा बनाना मुझे आता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो नया कुछ बनाना पड़ेगा। मैं अपने चाचाओं से बात करता हूँ अक्सर, और वो लोग वही बात करते हैं, उसी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो आज से 20 साल पहले वो काम कर चुके हैं। वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो वही स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं सबसे मुश्किल बात यह है कि आदमी की आदत होती है, टेंडेंसी होती है
कि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है वो अपनी पुरानी चीज़ों पर जो पहले यूज़ कर चुका है उसी को रिपीट करता रहता है, चाहे वो स्टेप्स वो स्ट्रैटेजी काम करे चाहे ना करे। इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैंने पिछले जॉब में जो किया, या पिछले प्रोडक्ट को जो बनाया, या पिछली जो नौकरी की, या पिछले साल जो किया, उससे मैं अलग कैसे कर सकता हूँ। उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अरे ये गड़बड़ है कुछ। खास तौर से जो बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली कंपनीज़ है वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करती है। क्या? वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। जिस चीज़ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं उस चीज़ से आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इसलिए अगर आप स्केल करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, तो एक ही फार्मूला है, लर्निंग टू अनलर्न। जो कुछ भी आज तक आप जाने हैं, सीखे हैं, उसको भूलना सीखिए। ये थे हमारे फिल नाइट।